Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the theory of aging, and today we are discussing on nursing theory of aging. Okay, तो नर्सिंग थ्योरी जो है, कई सारी थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं. जिससे हम बात करें तो हमने सोशोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है, साइको सोशल थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है. इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एजिंग है नर्सिंग थ्योरी. तो इसके अंदर भी कई सारी अलग अलग सेवरल थ्योरीज आर इंक्लूडेड इन दिस थ्योरी ऑफ एजिंग. फर्स्ट थ्योरी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी. It was developed to provide a guiding framework for older adult with physical impairment and disability. तो ये जो है हमको एक गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कि ओल्डर एडल्ट में किस तरह से फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी हो जाती है. थ्योरी जो है वो मिलर ने दिया था इस थ्योरी को 1990 में. मिलर अरेस्टेड that aging adults experience environmental and biopsychosocial consequences that impact their functioning. ठीक है, तो मिलर ने ये कंसेप्ट दिया है कि जो एजिंग एडल्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस किस तरह से उनका एक्सपीरियंस होता है एनवायरमेंटल और बायो साइकोसोशल कॉन्सिक्वेंसेस से, और जो डायरेक्ट उनका इम्पेक्ट होता है उनकी फंक्शनिंग पे. अब ये नर्सेस के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है या नर्सिंग रोल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टू असिस्ट द एज रिलेटेड चेंजेस एंड एक्कम्पनिंग रिस्क फैक्टर एंड टू डिज़ाइन इंटरवेंशन डेट मिनिमाइज एज एसोसिएटेड डिसेबिलिटी. यानी कि इन सब चीज़ों को जो एनवायरनमेंट का बायो साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और उनका इम्पेक्ट हो रहा है एजिंग एडल्ट पे, तो उनको अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर एक अच्छे तरह से हम यहाँ पर इंटरवेंशन डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे से उनकी अकॉर्डिंग एज एसोसिएट डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है केयर प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि उनके अंदर मिनिमम डिसेबिलिटी हो. द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज फंक्शनिंग इन वे डेट इम्प्रूव फिजिकल सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पर मेन नर्सिंग गोल हो जाता है कि मैक्सिमाइज फंक्शनिंग इन द वे, एक वे में जो है फंक्शनिंग को मैक्सिमाइज करना ताकि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट लाया जा सके उसकी सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में. ठीक है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी एज्यूम दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, फंक्शनल कैपेसिटी एंड डिपेंडेंसी आर कनेक्टेड, that nursing positive consequences are possible despite as related limitations. तो ये थ्योरी जो है हमें बताती है कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को, फंक्शनल कैपेसिटी को और डिपेंडेंसी को, ये आपस में जो है ये तीनों सब कनेक्टेड हैं. और अगर हम एक पॉजिटिव नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या इंटरवेंशन हमारे पॉजिटिव होते हैं तो उसकी हेल्प से जो एज रिलेटेड लिमिटेशन है हम उनको जो है कम कर सकते हैं और एक एजिंग एडल्ट को हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी फंक्शनल कैपेसिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी डिपेंडेंसी को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, मिलर्स थ्योरी इन 1990 अप्लाई टू हाई एज वेल एज लो फंक्शनिंग ओल्डर एडल्ट. हर थ्योरी डिफाइन द फोकस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इन द वेरियस सेटिंग. ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी है वो कई सारी अपने नर्सिंग इंटरवेंशन को कई अलग अलग सेटिंग्स में यूज़ किया, जैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एक्यूट और लॉन्ग टर्म केयर, सब जगह जो है इन्होंने वहाँ पर जो ओल्डर एडल्ट थे उन पर अपनी थ्योरी अप्लाई की. दस हर थ्योरी कैन बी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स्ट. The intervention include other healthcare provider, older adult and significant others. तो इसके जो इंटरवेंशन है वो रिलेट करते हैं कि क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हैं उनके क्या क्या जो है वहाँ पर उनका कितना इंक्लूडमेंट है ओल्डर केयर के रिगार्डिंग. So this theory is patient center as well as interprofessional in sport. तो यहाँ पर सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन नहीं है, दूसरे जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन है उनके साथ भी यहाँ पर हमको इंटर प्रोफेशनली यानी कि
जो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हुए किस तरह से बेटर केयर प्रोवाइड करा सकते हैं ओल्डर एडल्ट को, वो इस थ्योरी से हमको पता चलता है। मिलर थ्योरी हैज़ यूज्ड टू क्रिएट एन असेसमेंट टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ hospitalized elderly patient experience acute confusion and to prevent further complication। तो इस मिलर्स थ्योरी को जो है, इस थ्योरी को ही आगे जो कॉजेक, कॉम्पेल एंड हैगेस ने जो है 1996 में भी यूज़ किया था इस थ्योरी को, है ना। मिलर ने ये थ्योरी 1990 में दी थी और 1996 में कॉजेक, कैम्पबेल एंड हैगेस ने इस थ्योरी को यूज़ किया और इन्होंने जो अपना असेसमेंट टूल था उसमें बताया कि किस तरह से जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो किस तरह से एक्यूट कन्फ्यूज़न को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है या उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरी थी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी यहाँ पर फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी जो कि मिलर ने दिया। मेनली जो है इन्होंने क्या बायो साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पेक्ट होता है एक इंडिविजुअल एडल्टली पेशेंट के फंक्शनिंग पे, उसकी डिसेबिलिटी पे, तो उसके बारे में मिलर ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। सेकंड थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ थ्राइविंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ थ्राइविंग जो है वो हेड एंड कलीग्स ने 2012 में इसको दिया था। वॉज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग होम रेजिडेंट्स। ठीक है, purposed that the environment is an important contributor to how people age। तो ये थ्योरी जो है मेनली कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उसका एनवायरनमेंट का उसमें इम्पैक्ट है, उसके बारे में जो है थ्योरी ऑफ थ्राइविंग में बताया गया है। दे arrested that people thrive when they are in harmony with their environment। यानी कि अगर ओल्डर पेशेंट जो हैं या एक इंडिविजुअल कोई भी है तो वो अगर उसके एनवायरनमेंट के साथ उसका अच्छा तालमेल है तो उसका जो प्रॉपर थ्राइव यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। और वहीं अगर उसका जो है फेल हो जाता है, फेल टू द थ्राइव व्हेन देयर इज़ ए डिस्कॉर्ड। अगर एनवायरनमेंट के साथ किसी भी तरह का डिस्कॉर्ड हो जाता है यानी कि इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेलियर ऑफ थ्राइव हो जाएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ओल्ड एज में आकर के फेलियर ऑफ थ्राइव देखने को मिलता है। मेनली फेलियर ऑफ थ्राइव जो है वो बच्चों में भी होता है। ठीक है, ग्रोइंग जो, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है उनकी एज ही मेन जो है वहाँ पर फेलियर ऑफ थ्राइव होता है। कई बार जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो कंडीशन कई बार ओल्डर एडल्ट में भी देखने को मिलती है फेलियर ऑफ थ्राइव की, क्योंकि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के साथ अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते, सक्सेसफुली कोप नहीं कर पाते, इस वजह से वहाँ पर फेलियर ऑफ थ्राइव की कंडीशन बनती है। फेलियर टू थ्राइव फर्स्ट अपीयर्ड इन द एजिंग लिटरेचर एज ए डायग्नोसिस फॉर ओल्डर एडल्ट विथ वेग्यू सिम्टम। ठीक है, तो वेग्यू सिम्टम के डायग्नोसिस के तौर पर फेलियर ऑफ थ्राइव को फर्स्ट जो है 1986 में एक एजिंग लिटरेचर में एक डायग्नोसिस के तौर पर वहाँ पर पब्लिश किया गया था। तो वेग्यू सिम्टम में जो है फैटिग और कैचेक्सिया यानी बॉडी वीकनेस, वेस्टिंग ऑफ मसल्स की कंडीशन होती है जहाँ पर वीकनेस होने लगती है और मसल्स का वेस्टिंग होने लगता है, एंड जर्नलाइज्ड वीकनेस। ठीक है, तो ये जो है इस थ्योरी को, जो यहाँ पर थ्योरी थी थ्राइव की, इस थ्योरी को यूज़ किया यहाँ पर कैम्पिया, ब्रेकमैन एंड फुलमर ने 1996 में, और फर्स्ट जो है इस थ्योरी के रिगार्डिंग इन्होंने एक लिटरेचर में पब्लिश किया था। ठीक है, अदर डिसिप्लिन्स लेटर एडेड माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शंस एंड डिप्रेशन एज मेजर एट्रीब्यूट्स ब्राउन, वैकली एंड क्वालिंग इन 1998। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये थ्योरिस्ट हुए हैं कैम्पिया, ब्रेकमैन एंड फुलमर, इन्होंने 1996 में इस थ्योरी को यूज़ किया और बताया कि किस तरह से वेग्यू सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं फेलियर ऑफ थ्राइव के कारण। इसी तरह से जो है यहाँ पर 3 थ्योरिस्ट और हुए हैं, ब्राउन, वैकली
और काउलिंग, इन्होंने 1988 में जो है इसमें और आगे इसी थ्योरी में फेलियर और थ्राइव में माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड डिप्रेशन को भी जो है ऐड किया और बताया कि ये भी इसके क्या हैं, मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, आगे इसी थ्योरी को न्यूबर्न एंड रोचुक ने जो है 1994 में सजेस्ट किया इस थ्योरी के रिगार्डिंग कि डिफ़िकल्टी विद सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल जो एल्डर एडल्ट है वो अपनी ओल्ड एज में जाकर के जो उसको डिफ़िकल्टी होती है सोशल रिलेशनशिप में, जैसे डिसकनेक्टेडनेस हो जाती है, इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन द लाइफ और डिटैचमेंट टू द अदर, एंड द फिजिकल कॉग्निटिव डिसफंक्शन, consistent unplanned weight loss, sign of depression and cognitive decline were related to failure to thrive। तो इन्होंने जो है आगे 1994 में फेलियर ऑफ थ्राइव के रिगार्डिंग ही बताया कि सोशल रिलेशनशिप जो वो भी डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल डिप्रेशन में जा सकता है और उसकी वजह से उसको फेलियर और थ्राइव हो सकता है सोशली भी। यानी कि एक इंडिविजुअल का ना सिर्फ उसके दूसरे सिम्टम जो हैं ही सही, साथ ही साथ सोशल कनेक्टेडनेस जो उसकी है उसकी वजह से भी फेलियर और थ्राइव हो सकता है अगर उसको सोशली इम्पेक्ट आता है। तो दिस थ्योरी हैज़ हेल्प ब्रिंग टुगेदर एलिमेंट ऑफ अर्ली एजिंग थ्योरीज इन वे डेट मेक इट एसेसिबल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है हमको बताती है कि किस तरह से हम अर्ली एजिंग में ही पता लगा लें कि एक इंडिविजुअल उस जब ओल्ड एज में पहुंच रहा है तो वो उसको किस तरह से कोप कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से उसका जो है रिलेशनशिप है प्रॉपर कोपिंग कर पा रहा है कि नहीं, कहीं फेलियर और थ्राइव तो नहीं हो रहा है। तो इसको हम अगर अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हमारे को ये फेलियर और थ्राइव जो थ्योरी ऑफ थ्राइव है ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर आ जाती है थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, तो नाम से पता चल रहा है कि सक्सेसफुल एजिंग क्या है, उसके बारे में ये थ्योरी हमको बताती है। 21st सेंचुरी लिटरेचर हैज़ फोकस्ड ऑन व्हाट इट मीन्स टू एज वेल। ठीक है, तो अब 21st सेंचुरी जो है वो यहाँ पर फोकस कर रही है कि किस तरह से क्या जो एक एज वेल का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पर फ्लूट ने इसके रिगार्डिंग सबसे पहले अपने व्यू जो है वो प्रपोज किया, डेट एजिंग वेल इज़ डिफाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच ओल्डर एडल्ट एडॉप्ट टू द क्यूमुलेटिव फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस द एक्सपीरियंस। तो एजिंग क्या है इनके अकॉर्डिंग कि एक इंडिविजुअल एक ओल्डर एडल्ट जो है वो किस तरह से उसके फिजिकल और फंक्शनल चेंजेस के साथ जो है उसका एक्सपीरियंस है, कितना सक्सेसफुली उसका एक्सपीरियंस है, कितना पॉजिटिवली उसका एक्सपीरियंस है, उसी को ये क्या कह रहे हैं, एजिंग कह रहे हैं। मोर ओवर ए पर्सनल परसेप्शन अबाउट हाउ वेल ही और शी हैज़ एज्ड इज़ फंडामेंटली कनेक्टेड टू बिलीविंग दैट वंस लाइफ हैज़ मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल का पर्सनल परसेप्शन क्या है कि किस तरह से उस जो है एक इंडिविजुअल चाहे वो ही हो या शी हो, किस तरह से उसने फंडामेंटली अपने आप को कनेक्टेड किया है, क्या उसका बिलीफ है अपनी लाइफ के बारे में, क्या उसके लाइफ के मीनिंग है, पर्पज़ है, उन सब से भी फ़र्क पड़ता है कि एक इंडिविजुअल कितना सक्सेसफुली एजिंग को अचीव करेगा। दस स्पिरिचुअलिटी इज़ ए सेंटर इंग्रेडिएंट ऑफ फ्लूट्स थ्योरी। फ्लूट्स प्रपोज डेट एजिंग इज़ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एडाप्टेशन। तो फ्लूट ने जो है अपनी थ्योरी में प्रपोज किया कि एजिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एडाप्टेशन। ठीक है, एजिंग में भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डिपेंडिंग अपॉन ए पर्सनस एबिलिटी टू कोप, यानी एक इंडिविजुअल कितना सक्सेसफुली कोप कर पा रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि एजिंग जो है उसकी वो सक्सेसफुली एजिंग हुई है या अनसक्सेसफुली एजिंग हुई है। ठीक है, सक्सेसफुल एजिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्सनस चॉइस। तो जो सक्सेसफुल एजिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस से। एंड एजिंग पीपल एक्सपीरियंस चेंजेस विच यूनिकली कैरेक्टराइज दियर बिलीफ एंड परसेप्टिव इन वे डेट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ यंगर एडल्ट। तो एजिंग पीपल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं,
क्या क्या उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी क्या बिलीफ हैं, परसेप्टिव्स हैं, इन ए वे दे डिफ़र फ्रॉम दोज ऑफ यंगर एडल्ट। यानी कि वो जो है थोड़े से यंग एज से अगर उनको कंपेयर किया जाए या यंगर एडल्ट से उनको कंपेयर किया जाएगा तो वो उनके अंदर थोड़े से अलग मिलेंगे, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो है सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो यहाँ पर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, जो एज के साथ उसका एक्सपीरियंस आता है वो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एजिंग सक्सेसफुली मीन्स रिमेनिंग फिजिकल, psychologically and socially engaged in meaningful way that are individually defined। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एजिंग क्या है, एजिंग इज़ ए सक्सेसफुली मीन्स रिमेनिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशली एंगेज्ड इन मीनिंगफुल वेज डेट आर इंडिविजुअली डिफाइंड। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली एंगेज रहता है, एक मीनिंगफुल वे में एंगेज रहता है, तो वही उसकी क्या है, सक्सेसफुल एजिंग है। अचीविंग ए कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज़ ऑल्सो ए हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग के एक इंडिविजुअल कितने कंफर्टेबली अपनी जो डेथ है उसको एक्सेप्ट करता है, या उसको जो है एक इंडिविजुअल को कितना कंफर्टेबली डेथ हो रही है उसकी, ये भी एक हॉल मार्क है सक्सेसफुल एजिंग का। यानी कि एक सक्सेसफुल एजिंग वाले इंडिविजुअल को एक कंफर्टेबली वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट टाइम में जो इसको बहुत ज़्यादा उसके रिगार्डिंग एंजाइटी होगी या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मेरी डेथ होने वाली है। तो अगर वो इस तरह का बिहेवियर है उसका, तो वो अनसक्सेसफुल एजिंग है। और वहीं एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि ठीक है, ओल्ड एज हो चुकी है, एक दिन सभी को जाना है दुनिया छोड़ के और वो भी जाएगा, तो इसका ये जो एटीट्यूड है उसको एक्सेप्ट करना, तो वो उसका सक्सेसफुल एजिंग का हॉल मार्क है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। आगे इसी थ्योरी को जो है जीलिंग एंड मिकार्थी ने इसको 2014 में जो है इसी थ्योरी को आगे बताया है कि थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग इन सेवरल स्टडी, दे कंक्लूड दैट फाइंडिंग ए सेंस ऑफ मीनिंग एंड वेलबींग वाज द मेन प्रेडिक्टर ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो इन्होंने इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए कुछ अपनी स्टडी की, और अपनी स्टडी में इन्होंने कुछ फाइंडिंग इनको मिली है कि सेंस ऑफ मीनिंग एंड वेलबींग वाज द मेन प्रेडिक्टर ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन। यानी लाइफ का सेटिस्फेक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल का, कि उसकी ये फाइंडिंग सेंस ऑफ मीनिंग, उसने अपनी लाइफ का क्या सेंस निकालना, एक मीनिंगफुल उसकी जो है लाइफ है और उसका वेल बीइंग है, तो वो ही उसका जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। ये यहाँ पर जीलिंग एंड मिकार्थी ने इसको क्लियर किया है। रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, contemplation, introspections and spirituality are all important element of transcendence। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के रिलेशनशिप, उसकी क्रिएटिविटी, उसके कंटेम्पलेशन और इंट्रोस्पेक्शंस यानी उसके आत्मनिरीक्षण, उसके अनुभव, उसकी जो रिलेशनशिप है, उसकी क्रिएटिविटी जो रही है, उसका स्पिरिचुअलिटी क्या रहा है कंसेप्ट, ये सब इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिससे कि एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा उत्कृष्टता के चरम पर पहुंच सकता है। श्रेष्ठता या उत्कृष्टता या ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है कि श्रेष्ठता या उत्कृष्टता के कितने चरम तक एक व्यक्ति पहुंच सकता है, वो सब डिपेंड करता है रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी पर। ठीक है, तो इस तरह से ये नर्सिंग थ्योरी ऑफ एजिंग कंप्लीट होती है। नर्सिंग थ्योरी ऑफ एजिंग में मेनली यहाँ पर 3 थ्योरी हैं। फर्स्ट थ्योरी आ जाती है आपकी मिलर की थ्योरी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी। सेकंड थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ थ्राइविंग, जो कि हैट एंड कलिग्स ने दिया था इस थ्योरी को। थर्ड थ्योरी यहाँ पर आ जाती है थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, जिसको फ्लूड ने दिया था 2006 में। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी जो हैं ये एक्सप्लेन करती हैं नर्सिंग थ्योरीज़ को कि किस तरह से सक्सेसफुल एजिंग जो है वो हमें बताती है कि एक इंडिविजुअल का किस तरह से इम्पैक्ट होता है ओल्ड एज में जाने के साथ साथ एक इंडिविजुअल किस तरह से अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है,
अब ओवरऑल हम समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने थ्योरीज़ अभी तक डिस्कस की हैं थ्योरी ऑफ एजिंग, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ हो, बायोलॉजिकल थ्योरी हो, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, वो सब हम एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ ओल्डर एडल्ट लिविंग इन इंडिपेंडेंट असिस्टेंट एंड रेजिडेंशियल केयर सेटिंग मच कैन बी लर्न फ्रॉम द थ्योरी ऑफ द अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो यहाँ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है ओल्डर एडल्ट के अंदर, क्योंकि वो हर एक ओल्डर एडल्ट वो अलग अलग जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, असिस्टेंट हो सकता है, रेजिडेंशियल केयर सेटिंग्स में हो सकता है। तो इस सबसे जो है हमको कुछ ना कुछ हर एक थ्योरी से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। जो भी अलग अलग डिसिप्लिन की थ्योरीज़ हैं वो हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। From the stochastic and programmed biological theory of aging, nurse can better manage nutrition, incontinence, sleep rhythm, immunological response, catecholamine surge, hormone and electrolyte balance, and drug efficiency for older adult with chronic illnesses। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्योरी हमने पढ़ी थी स्टोकेस्टिक थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर थी ये, एंड प्रोग्राम बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजिंग, ये दोनों थ्योरी जो है वो नर्सेस की हेल्प करती है टू बेटर मैनेज न्यूट्रिशन, इनकॉन्टिनेंस, स्लीप रिदम्स, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, कैटेकोलामाइन सर्ज, हार्मोनल एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एंड ड्रग एफिशिएंसी। ठीक है, इन सबको जो है, क्योंकि इन सब का इम्पोर्टेंट रोल है। ओल्डर एडल्ट में कई सारी क्रोनिक इलनेस होती है जहाँ पर कि डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ, तो उनको मैनेज करने के लिए दोनों थ्योरी जो है वो हेल्पफुल होती हैं। यूजिंग साइकोसोशल एजिंग थ्योरी, नर्सेस कैन असिस्ट बोथ द ओल्डर एडल्ट एंड हिज और हर फैमिली इन रिकॉग्नाइजिंग दैट द लाइफ दैट हैव लीव हैज़ बीन वन ऑफ इंटेग्रिटी एंड मीनिंग एंड फैसिलिटेट पीसफुल डेथ विद द डिग्निटी। तो साइकोसोशल एजिंग थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि किस तरह से ओल्डर एडल्ट जो है उसको, चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी हो, चाहे ही हो चाहे शी हो, उसकी फैमिली किस तरह से उसका रिकॉग्निशन है वो हमको समझने के लिए कि उसकी किस तरह से मीनिंगफुल उसकी लाइफ रही है, कितना पीसफुल उसकी डेथ रहती है, डिग्निटी के साथ उसकी डेथ होती है। तो ये समझने के लिए हमारी हेल्प करती है साइकोसोशल थ्योरी। ईगो इंटीग्रिटी थ्योरी जो थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये थ्योरी मेनली जो है यहाँ पर साइकोसोशल थ्योरी थी। ठीक है, तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये हमको यहाँ पर समझाती है कि इंडिविजुअल जो है वो कितना सक्सेसफुली जो है अगर वो एडॉप्ट करता है तो उसकी ईगो इंटीग्रिटी बनी रहती है, और अगर वो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको डेस्पियर यानी वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा सोशली। ठीक है, तो ये थ्योरी हमको जो है साइकोसोशल कंसेप्ट जो है वो समझने के लिए हेल्पफुल है कि किस तरह से जो है ओल्डर एडल्ट वो सक्सेसफुली एडॉप्ट कर पाता है ओल्ड एज में। अगर क्रोनिक इलनेस और ये सब भी उसको हो रही है बट उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में उसकी ईगो इंटीग्रिटी वो मेंटेन रहेगी। और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव उसका साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है तो वो डेस्पियर हो जाएगा, यानी कि अपने आप को आइसोलेट कर लेगा और दूसरों के साथ जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन जो है नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी ऑफ थ्राइविंग एंड फंक्शनलिटी कंट्रीब्यूट to our understanding of aging. However, neither encompasses all the holistic element, cultural, spiritual, geographical, psychosocial, economic, educational, environmental and physical concern of nursing, concern to the nursing। ठीक है, तो नर्सिंग थ्योरी ऑफ थ्राइविंग ऑन फंक्शनलिटी कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग। एजिंग के रिगार्डिंग जो थ्योरी है नर्सिंग थ्योरी वो थ्राइविंग और फंक्शनलिटी कंट्रीब्यूट, इससे हमका समझने में हेल्प होती है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है लास्ट नर्सिंग थ्योरी, उससे हमको जो उसमें थ्योरी ऑफ थ्राइविंग और फंक्शनलिटी
कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग। तो उससे भी हमको समझने को पता चलता है कि किस तरह से एजिंग का प्रोसेस होता है, उसको समझने में हेल्पफुल होती है। फिर भी यहाँ पर कोई सी भी थ्योरी जो है, चाहे वो कोई सी भी हम थ्योरी की बात करें, वो सारे के सारे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर कवर नहीं करती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस एंड हैज़ बीन वैलिडेटेड बाय सम अथर, हाउएवर एडिशनल स्टडी आर नीडेड टू कंफर्म दिस थ्योरी। तो यहाँ पर जो फ्लूइड्स की थ्योरी है वो भी हमको जो है काफ़ी कुछ बताती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हम अपनी एक गाइडलाइंस हमको मिलती है नर्सिंग प्रैक्टिस की कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर और ओल्डर एडल्ट को प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर भी इन सभी थ्योरीज़ में कहीं ना कहीं जो है अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, और कुछ जो है और ज़्यादा जो है रिसर्च का वर्क रिक्वायर्ड है, और क्लियरेंस ज़रूरत है कि अभी तक भी ये जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और आगे इन पर रिसर्च करके इनको और ज़्यादा क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। Finally, being cognizant of older adult socio-economical resources will assist the nurse and older adult in planning cost-effective best practice to improve symptom management and treatment outcomes। तो अगर हम बात करें कि सारी की सारी थ्योरी जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है, या एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट का मतलब होता है जागरूक, ठीक है। तो ये एक नर्स को जागरूकता प्रदान करती है, जिससे कि वो ओल्डर एडल्ट्स के जो सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मेन इसी का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है एक इंडिविजुअल की सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसके रिसोर्सेज ये कम हो जाते हैं ओल्डर एडल्ट में जा, तो इनको समझने के लिए जो है हेल्पफुल होती है ये नर्स इन थ्योरी की हेल्प से, जो एक ओल्डर एडल्ट के बारे में अपनी समझ, अपनी जागरूकता ज़्यादा विकसित कर सकती है, और इसी के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छे से कॉस्ट इफ़ेक्टिव बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करा सकती है इन द मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट आउटकम्स, ठीक है। तो जो भी एजिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, उनका क्या मैनेजमेंट है, उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में हम प्रोवाइड करा सकते हैं इन सब थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। यूजिंग नॉलेज गेन फ्रॉम एजिंग थ्योरी नर्सेस गेन, इन सब की जो नॉलेज हमें मिली है इन थ्योरी से, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। किन किन में हम इसका यूज़ कर पाएंगे, क्या हेल्प होगी हमारी इन थ्योरी से। हेल्प पीपल टू यूज़ दियर जेनेटिकल मेकअप टू प्रिवेंट कोमॉर्बिडिटीज़। तो पहला जो है कि नर्सेज जो हैं उनकी थ्योरीज़ को यूज़ कर सकती हैं ताकि जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, पॉसिबिलिटी क्या है क्रोनिक इलनेस का, उनका अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, और जो भी उनसे रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। फैसिलिटेट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग क्रोनिक इलनेसेस, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं कि ओल्डर एडल्ट में जो है क्रोनिक इलनेसेस को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एजिंग की जो थ्योरी है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज इंडिविजुअल स्ट्रेंथ रिलेटिव टू मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। एक इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, और किस तरह से वो एक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, वो भी यहाँ पर हमको इन थ्योरी की मदद से समझने में हेल्प होती है। फैसिलिटेट क्रिएटिव वे टू ओवरकम इंडिविजुअल चैलेंज। तो ओल्डर एडल्ट में जो है चैलेंज थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनसे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उन चैलेंजेस से, तो वो भी ये थ्योरी हमको फैसिलिटेट करती है। असिस्ट इन कल्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग ओल्डर एडल्ट कॉग्निटिव स्टेटस एंड मेंटल हेल्थ। तो जो थ्योरीज़ है वो हमको समझने के लिए हेल्पफुल है कि किस तरह से ओल्डर एडल्ट का कॉग्निटिव स्टेटस, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव स्टेटस और मेंटल हेल्थ वो
डिस्टर्ब हो जाती है ओल्ड एज में जा कर के, तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, वो भी ये थ्योरीज हमको समझने के लिए हेल्पफुल है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराती है कि किस तरह से ओल्डर एडल्ट का कॉग्निटिव स्टेटस और मेंटल हेल्थ जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हेल्प कर सकते हैं उसको मेंटेन करने में। तो ओवरऑल ये जो जितनी भी थ्योरीज थी इनकी समरी थी। अब कंक्लूज़न हम लास्ट में एक बार और इसको कंक्लूड कर लेते हैं थ्योरी ऑफ एजिंग को। एजिंग हैज़ मैनी डायमेंशन दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मल्टीपल थ्योरेटिकल परसेप्टिव। तो एजिंग जो है उसके कई सारे अलग अलग यहाँ पर डायमेंशन हैं, चाहे फिजिकल डायमेंशन हम ले सकते हैं, बायोलॉजिकल डायमेंशन ले सकते हैं, ठीक है, सोशल डायमेंशन ले सकते हैं, साइको सोशल डायमेंशन ले सकते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन है, ये सारे के सारे डायमेंशन जो है वो अलग अलग थ्योरेटिकल परसेप्टिव से उनको एक्सप्लेन किया गया है। कलेक्टिवली दीज थ्योरीज रिवील दैट एज इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना स्टिल इन नीड ऑफ रिसर्च। यानी कि ये थ्योरी हमें सारी थ्योरीज़ हैं ये हमें बताती हैं कि एजिंग जो है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन है और यहाँ पर अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। हाउ वन एज इज़ ए रिजल्ट ऑफ बायोसाइको सोशल फैक्टर, नर्सेस कैन यूज़ दिस नॉलेज एज दे प्लान एंड इम्प्लीमेंट वे टू प्रमोट हेल्थ केयर टू ऑल एज ग्रुप। यानी ये एजिंग का जो प्रोसेस है वो एक रिज़ल्ट है बायो साइको सोशल फैक्टर का, यानी 3 फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर। तो उन्हीं फैक्टर्स का जो रिज़ल्ट है वो एजिंग है, एज होना यानी एजिंग का आना, ओल्ड एज में पहुँचना। तो ये सब जो है वो किसका रिज़ल्ट है यहाँ पर, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का। नर्स कैन यूज़ दिस, तो इस नॉलेज को जो है नर्स यूज़ कर सकती हैं और उस नॉलेज के हेल्प से वो इफ़ेक्टिव प्लान कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे कि प्रमोट किया जा सके हेल्थ केयर को। जो ऑल एज ग्रुप के मेंबर हैं उनको, स्पेशली ओल्डर एडल्ट की हेल्थ केयर को जो है यहाँ पर इफ़ेक्टिवली प्रमोट किया जा सके, तो उसके लिए हेल्पफुल है ये नॉलेज जो हमको इन थ्योरीज से मिलती है। As in other discipline, the state of the science on aging is rapidly improving with the nursing professions, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि साइंस ऑफ एजिंग जो है वो कंटिन्यूसली हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी लगातार इसके बारे में स्टडीज़ हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स हमको मिले और उनका हम जो है साइंटिफिकली उनका यूज़ कर सकें। नर्सिंग इज़ डेवलपिंग ए रिच बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यूसली बाय द रिसर्च, बाय द कंटिन्यूस वर्क जो है यहाँ पर अपना बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो उसको कंटिन्यूस डेवलप कर रहा है ताकि इफ़ेक्टिवली हम जो है ओल्डर एडल्ट को केयर प्रोवाइड करा सकें। Nursing research must continue to view aging holistically and contribute to the literature in way that help confirm develop this theory, ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च जो यहाँ पर है कंटिन्यूसली जो रिसर्च की जा रही है यहाँ पर वो हेल्पफुल है। यहाँ पर एक थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज जो हैं इनका प्रॉपर डेवलपमेंट जो हमारा रिसर्च वर्क है ये हमको हेल्प करता है ताकि हम एजिंग को होलिस्टिकली जो है देख सकें और उसका कंट्रीब्यूशन कर सकें, ताकि इन थ्योरीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट जो हुआ है उसको हम समझ सकें और उसका जो यूटिलाइजेशन है फॉर द इफ़ेक्टिव केयर ऑफ एडल्टली पेशेंट वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकें। Ultimately, theories that can predict patient outcome hold the greatest promise for guiding nursing practice in way that help each individual patient as successfully। यानी मेनली जो ये थ्योरीज़ हैं हमें कई गाइड करती है कि हम जो पेशेंट हैं, जो ओल्डर पेशेंट है, उनको जो है कहीं ना कहीं हम उनको एक अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करा सकें, उसके लिए हम प्रॉमिस कर सकें ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सक्सेसफुल एजिंग में पहुँचे। यानी हर एक इंडिविजुअल जो है अपने एजिंग को, जो उसकी एज बढ़ रही है यानी अपनी ओल्ड एज को एक्सेप्ट करें, सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट करें, उसके अंदर किसी भी तरह का जो है उसके रिगार्डिंग
सेटिस्फेक्शन ना हो, हर एक इंडिविजुअल ओल्ड एज में जाकर के सेटिस्फैक्ट्री मैनर के साथ उसको एक्सेप्ट करें। ये सब जो है यहाँ पर नर्सिंग थ्योरीज हमको समझाने में हेल्प करती हैं कि किस तरह से हम नर्सिंग प्रैक्टिस में इन थ्योरी की हेल्प से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ओल्ड एज के रिगार्डिंग वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल कंक्लूज़न था नर्सिंग थ्योरीज़ का। आज जो है ये हमारी सारी की सारी नर्सिंग थ्योरीज़, थ्योरी ऑफ एजिंग जो है नर्सिंग थ्योरी हमने आज डिस्कस करी है। बाकी इससे पहले हम बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल, साइको सोशल, ये सारी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हमारी थ्योरी ऑफ एजिंग वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा समझने के लिए। उतना ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ एजिंग में कौन कौन सी थ्योरी आती है और हर एक थ्योरी के अंदर कौन कौन सी सब थ्योरीज़ हैं। ठीक है, तो होपफुली जो है आपको सारी थ्योरीज़ वो समझ में आई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।